अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में मुझे पहली नजर में दुल्हन की बड़ी बहन से प्यार हो गया। उस दिन के बाद से मैं उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए उसे हर दिन मैसेज भेजता रहा। डॉक्टर लियू, अगर मैं आपकी याद के कारण सो नहीं पाता तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, एक झपकी ले लो। बिना किसी डर के मैं दबाव डालता रहा, डॉक्टर लियू, हर बार जब मैं आपको देखता हूं तो मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है? उसने पूरी तरह से पेशेवर सुझाव दिया, अपॉइंटमेंट के लिए पंजीकरण करें। थोड़ी देर बाद मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। डॉक्टर लियू, क्या मैं आपको चूम सकता हूं? उसने उत्तर दिया, हाँ, एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त जियांग चुआन और मैं एक दूसरे को 20 वर्षों से जानते हैं। 25 साल की उम्र में उन्होंने लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी लियूचू से शादी की। स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर वेडिंग गाउन तक ये दोनों एक दूसरे के पहले प्यार बन गए। मैंने उनकी प्रेम यात्रा को हर कदम पर देखा। इस शादी में मुझे उनका प्रेम अभिभावक होने का सम्मान मिला और मैं उन लोगों में से एक था जिन्हें उन्होंने धन्यवाद दिया। शादी से पहले मुझे एक बहुत ही उदार लाल लिफाफा और बहुमूल्य उपहारों का ढेर भी मिला। युवावस्था का प्यार आखिरकार पूर्ण परिणति पर आ गया है। प्रेमी प्रेमिका आखिरकार जीवन साथी बन गए। शादी में उनके खुश चेहरों को देखकर मैं खुशी के आंसू रो पड़ा। पुरुष आसानी से आंसू नहीं बहाते, केवल इसलिए क्योंकि वे भावनात्मक क्षण तक नहीं पहुंचे हैं। जब मैं सिसक रही थी, पास में किसी ने मुझे एक टिश्यू दिया। मैं सहज रूप से इसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मेरा हाथ अचानक ठिठक गया। टिश्यू को पकड़ने वाला हाथ अविश्वसनीय रूप से सुंदर था और अलग, पतले, गोरे और जेड की तरह गर्म थे। मुझे स्तब्ध और निश्चल देखकर दूसरे व्यक्ति ने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया। तभी मैं वास्तविकता की ओर लौटा, टिश्यू लिया, घूमा और हाथ के मालिक की ओर देखा। बस एक नजर से ही मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। मेरी दृष्टि रेखा में वह महिला दुबली पतली थी, उसकी चमकदार आंखें और सफेद दांत थे। उसकी निगाहें झील की तरह शांत शांत और शांत मुझे देख रही थीं। उस चेहरे को देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया। मेरे शरीर में एक अपरिचित उत्तेजना उमड़ पड़ी और छटपटा उठी। जैसे ही मैंने उसे सीधे घूरकर देखा, मेरी नजरें देखकर उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। यह देखकर मैंने तुरंत अपनी आंखें हटा लीं और उसे विनम्र मुस्कान दी, धन्यवाद। उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपका स्वागत है। उसकी आवाज कर्कश और सुनने में सुखद थी। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि उसकी आंखें और भौहें लियूचू से कुछ मिलती जुलती थीं। मेरे मन में एक अनुमान कौंध गया, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या आप दुल्हन के रिश्तेदार हैं? उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अधिक समझाए बिना मैं सक्रिय रूप से उसके पास पहुंचा। हेलो, मैं पे यू हूं। उसने जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन पीछे हटने से पहले केवल मेरी उंगलियां पकड़ी। विनम्र लेकिन दूर की बात, हेलो लियू रुयान। लियू रुयान, जैसा कि मुझे संदेह था, लियू परिवार की महान प्रतिभाशाली बेटी थी। उन्हें पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे बड़ी कंपनियों में कड़ी मेहनत करना पसंद करती थीं। फाइनेंस में मास्टर डिग्री रखने वाली लियू के इनकार के कारण ही लियू परिवार का व्यवसाय जियांग परिवार को सौंप दिया गया था। लियू रुयान मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मिडिल और हाई स्कूल में मैंने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी, एक छात्रा जो कभी दूसरे स्थान पर नहीं थी। मैंने उसके बारे में काफी समय से सुना था, लेकिन यह मेरी उससे पहली मुलाकात थी। मैं भी संबद्ध हाई स्कूल में गया था। मैं शिक्षकों को अक्सर आपके नाम का उल्लेख करते हुए सुनता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल अच्छी पढ़ाई करेंगी बल्कि इतनी सुंदर भी दिखेंगी। मैंने करीब आने की कोशिश की, मेरे शब्द प्रशंसा से भरे हुए थे। लियू रुयान ने फीकी मुस्कान के साथ सुना। मैं कुछ और शब्द कहना चाहता था, लेकिन उसका फोन बजा। जवाब देने के बाद उसका चेहरा थोड़ा खट्टा हो गया और वह जाने के लिए मुड़ी। लगभग सहज रूप से मैं कुछ हद तक अचानक बढ़ा और उसकी आस्तीन पकड़ ली। लियू रुयान थोड़ा रुका, मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा और धीरे से पूछा, क्या कुछ बात है? मैंने खाली सिर हिलाया, उसकी ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप सिंगल हैं? और क्या आप समलैंगिक हैं? लियू रुयान मेरी नजर से मिला और कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसने धीरे से मेरे हाथ से अपने कपड़े खींच लिए। हालांकि वह शायद उत्तर नहीं देना चाहती थी,
फिर भी विनम्रता के कारण उसने उत्तर दिया, अकेली, समलैंगिक। लेकिन उसके बाकी शब्द वापस निगल लिए गए। उसका फोन फिर बजा, क्षमा करें, मेरे पास एक जरूरी मामला है। उसने विवाह स्थल से तेजी से बाहर निकलते हुए बात करते हुए कॉल का उत्तर दिया। जहां तक मेरी बात है, उसके अधूरे वाक्य के कारण मैं सस्पेंस में अपना सिर खुजलाने लगा। क्या पर? शादी के बाद मैंने लियू रुयान को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन वह लगातार मेरे दिमाग में बनी रही। पिछले आधे महीने में यह चौथी बार है जब मैं अपने भाई के घर गया हूँ। लियू चू ने अंततः बोला, पेयू, क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? तुम हर 2 या 3 दिन में मेरे घर क्यों भागते हो? क्या तुम्हारे पास अपना कोई जीवन नहीं है? आहत और दुखी चेहरा दिखाते हुए मैंने अपने भाई के कंधे को थपथपाया और रोते हुए कहा, क्या आप भी मुझे त्याग रहे हैं? जब आपको मेरी जरूरत होती है तो आप मुझे एक अच्छा भाई कहते हैं, जब आपको इसकी जरूरत नहीं होती तो आप मुझे तीसरा पहिया कहते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, एक बार शादी हो जाने के बाद दोस्ती खत्म हो जाती है। मेरे भाई ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मेरे सबसे महत्वपूर्ण भाई हो। लेकिन हर बार जब तुम आते हो। मैंने अपना सिर उठाया, आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं गलत समय पर आ रहा हूं? क्या मैं अब जब चाहूं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? इस बार मैं सचमुच रोना चाहता हूं। लियू चू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हर बार जब आप आते हैं तो यह सही होता है जब हम काम कर रहे होते हैं। आप वास्तव में जानते हैं कि अपना समय कैसे चुनना है। अचानक यह सब क्लिक हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी मैं जाता था, जियांग चुआन शर्मा जाता था, जबकि लियूचू का चेहरा काला पड़ जाता था। मैंने तुरंत माफी मांगी, फिर बाहर सूरज की रोशनी की ओर देखा और चिढ़ाया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप दोनों। बहुत ज्यादा लापरवाही न करें। क्या आप वास्तव में बच्चा पैदा करने के लिए इतने उत्सुक हैं? मेरे भाई ने दुबला पतला होने के कारण चुपके से मुझे एक चुटकी काट ली। लियू चू, जो मोटी चमड़ी वाला था, ने मेरी ओर ठंडी मजाकिया मुस्कान के साथ देखा, बस हमारी शादीशुदा जिंदगी में खलल डालने के लिए आना बंद करो। मैं तुरंत सहमत हो गया। जरूर मेरे सहज रवैये ने उन दोनों को स्तब्ध कर दिया। मैं उन्हें दोष नहीं दे सका। मेरा शरीर ऊंचा पहाड़ जैसा था। अतीत में पीछा करने वाले क्रूसियन कार्प की तरह नदी पार करते हुए मेरी ओर आते थे, फिर भी मैं पूरी तरह से अविचलित रहता था। मेरे लिए महिलाओं को देखना बस एक परेशानी थी। सुंदर महिलाएं कष्टप्रद थीं और बदसूरत महिलाएं तो और भी बदतर थीं। संक्षेप में, हम संवाद नहीं कर सके। इस वजह से वे लोग मेरी पीठ पीछे अफवाह उड़ाते थे कि मैं सामान्य नहीं हूं। वे कानाफूसी करते थे कि मुझे पुरुष पसंद हैं। लियू चू को भी पहले मुझ पर संदेह था, क्योंकि मेरी पुरुषों के साथ बहुत अच्छी बनती थी और मैं सुंदर लड़कों के करीब थी। लेकिन मैं उनके साथ केवल घनिष्ठ मित्र था। हालांकि आखिरकार अब मुझे चीजें समझ आ गई हैं। मैंने लियू चू की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा आप अपनी बड़ी बहन की शादी मुझसे क्यों नहीं कर देते? लियू चू चौंका, मेरी बहन? यह सही है। उसके लिए यह पहली नजर का प्यार था। मेरा पहला प्यार खिल रहा था। जल्दी करो और मुझे बधाई दो। भविष्य में मैं तुम्हारा जीजा बनूंगा, हमारे बंधन को और भी करीब बनाऊंगा, एक बड़ा खुशहाल परिवार। मैं पहले से ही अपने मन में एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए जोर से बोला। लियू चू अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ चुप रही, जबकि जियांग चुआन ने आश्चर्यचकित होकर चुपके से मेरे कपड़े खींचे। इस बात से अनजान कि वे मेरी ओर से इतने शर्मिंदा क्यों दिख रहे थे, मैंने सीधे पूछा, ये चेहरे क्यों? हम एक दूसरे को अंदर से जानते हैं और वर्षों से दोस्त हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर मैं आपका जीजा बन जाऊं? लियू चू ने अपना गला साफ किया और दरवाजे की ओर पुकारा, बहन, आप यहाँ हैं। मैं चौंका, अपना सिर घुमाया और मेरी नजर लियू रुयान की शांत आंखों से मिली। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने कितना कुछ सुना है। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने हमारी ओर देखा और शांति से कहा, आप लोग बातें करें। फिर वह मुड़ी और चली गई। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसके पीछे चला गया। लियू परिवार की संपत्ति बहुत बड़ी थी। प्रत्येक वयस्क बच्चे का अपना घर था, जो जुड़ा हुआ था फिर भी स्वतंत्र था।
मैं हाल ही में लियू रुयान से मिलने के लिए बार बार यहाँ आ रहा था। मैं उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ा। सिस्टर लियू, मैंने पुकारा। वह रुकी और मुझे हांफते हुए देखने लगी। उसकी आंखों में देखते हुए और अभी अभी अपना साहसिक बयान याद करते हुए मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अचानक एक रोएदार वस्तु मेरे पैर से टकराई। मैं आश्चर्य से चिल्लाया, लियू रुयान की तरफ लपका और उसकी बांह कसकर पकड़ ली। थोड़ी देर के लिए अपना आपा खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लियू रुयान ने एक छोटे काले पिल्ला के साथ पट्टा पकड़ रखा था, जो मुझ पर अपनी पूंछ को जोर से हिला रहा था। लियू रुयान ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया और कहा, डरो मत, यह काटता नहीं है। तो यह सिर्फ एक पिल्ला था। मैंने एक राहत की सांस ली। यह इतना अचानक घटित हुआ कि मुझे ध्यान ही नहीं आया। वह बिल्कुल काला था और भौंकता नहीं था, बस मेरी पतलून से चिपक गया था, जिससे मुझे लगा कि यह कुछ और है। मैं इसके साथ खेलने के लिए नीचे झुका और लियू रुयान से पूछने के लिए ऊपर देखा, क्या आप इसे उठा रहे हैं? उसने मुझे पिल्ले के साथ खेलते हुए देखा। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं और उसने जवाब दिया, लियूचू इसे पाल रहा है। चूंकि मेरे पास घर पर कुछ खाली समय है, इसलिए मैं उसके लिए इसे लेकर आती हूँ। यह सुनकर मैं मन ही मन चुपचाप बड़बड़ाने लगा। वे दो लवबर्ड्स अपने रोमांस में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने अपने कुत्ते को भी टहलाना नहीं छोड़ा और यह काम लियू रुयान पर छोड़ दिया। कुत्ते को घुमाते समय मुझे अचानक याद आया कि मैं लियू रुयान को खोजने क्यों आया था। मैंने अपना फोन निकाला और उसके सामने रख दिया। क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है, सिस्टर लियू? सिस्टर लियू शब्द मेरी जुबान से बहुत सहजता से निकले। लियू रुयान मेरे इस शीर्षक के आदी नहीं लग रहे थे। उन्होंने मुझ पर सूक्ष्म दृष्टि डाली। उस लुक ने मेरे जैसे मोटी चमड़ी वाले व्यक्ति को थोड़ा आत्मजागरूक महसूस कराया। उसने धीरे से कहा, माफ करें, मैं अपना फोन नहीं लाई। लियू रुयान ने हल्के रंग का बिना जेब वाला कैजुअल लाउंजवियर पहना हुआ था। मैं निराश नहीं हुआ। फिर आपके फोन नंबर का क्या हुआ? लियू रुयान ने मेरा फोन उठाया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर हल्के से थपथपा रही थीं। मेरी नजर उसकी उंगलियों पर गई और मैं यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, सिस्टर लियू, आपके हाथ बहुत सुंदर हैं। मेरी दृष्टि में उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गईं। नंबर टाइप करने के बाद लियू रुयान ने फोन मुझे वापस सौंप दिया। मैंने खुशी खुशी इसे ले लिया। घर लौटने के बाद मैंने लियू रुयान के फोन नंबर के माध्यम से उसके वीचैट खाते की खोज की और उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ने के लिए क्लिक किया। मेरे नोट में कहा गया, बोलो डॉक्टर लियू। मैंने जियांग चुआन के माध्यम से लियू रुयान के बारे में पहले ही जानकारी एकत्र कर ली थी। उन्होंने सेकेंड सिटी हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक सर्जन के रूप में काम किया। यह जानकर मुझे आह और पछतावा दोनों हुआ। जिस कंपनी में मैं काम करता था वह सेकेंड सिटी हॉस्पिटल के पास थी और मैं अक्सर दोपहर के भोजन के दौरान वहां डॉक्टरों से मिलता था। मेरे मित्र अनुरोध नोट पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। अगर मैं अपना नाम लिखूं तो वह शायद स्वीकार न करे, लेकिन डॉक्टर लियू के साथ इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वह इसे पास कर देगी। आधे घंटे बाद लियू रुयान ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। रात में मैंने उसे एक संदेश भेजा, सिस्टर लियू, मैं पेई यू हूं। 10 मिनट बाद लियू रुयान ने उत्तर दिया, हेलो मिस्टर पेई, आप मुझे डॉक्टर लियू कह सकते हैं। जरूर डॉक्टर लियू। 1 घंटा बीत गया और लियू रुयान का चैट बॉक्स बहुत शांत रहा। मैं अपने फोन को उत्सुकता से देखता रहा। सोचने के बाद मैंने ऑनलाइन पोस्ट किया, भाइयों, एक ठंडी और अलग थलग सुंदरता का पीछा कैसे करें? ऑनलाइन प्रतीक्षा करना बहुत जरूरी है। पोस्ट करने के आधे घंटे के भीतर ही टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि मैं उसे सिर्फ पत्नी कहकर बुलाऊं, क्योंकि अंततः वह मेरी हो जाएगी। कुछ ने कहा कि मुझे सक्रिय होना चाहिए। दूसरों ने दावा किया कि कोई ठंडी सुंदरियां नहीं हैं, केवल शर्मीली सुंदरियां हैं और मुझे चैट करते रहना चाहिए या पुश एंड पुल विधि का उपयोग करना चाहिए। टिप्पणी अनुभाग को पढ़ने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गया। रात 11 बजे मैंने लियू रुयान को एक संदेश भेजा, डॉक्टर लियू, यदि आप बाद में अनिद्रा से पीड़ित हों तो क्या होगा? 5 मिनट बाद लियू रुयान ने 2 ठंडे और संक्षिप्त शब्दों में उत्तर दिया, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। इसने मुझे हंसाया।
मैंने संदेश भेजा, डॉक्टर लियू, आज रात चांद सुंदर है। मैंने सुना है कि यह वाक्य एक सूक्ष्म स्वीकारोक्ति के लिए एक उच्च स्तरीय नाटक है। लेकिन उसने उत्तर दिया, मिस्टर पेई, आज चंद्रमास का पहला दिन है। कितना गलत आकलन, कितना शर्मनाक। बाहर धीमी गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई और बारिश की बूंदें खिड़की से टकराईं। मैंने पूछा, डॉक्टर लियू, बारिश हो रही है? क्या आपने रेनी डे गाना सुना है? नहीं, उसने उत्तर दिया। ठीक है, वह पूरी तरह से अभेद्य है। मैंने फिर कोशिश की, आपने पिछली बार शादी में अपना वाक्य पूरा नहीं किया था। आपने लेकिन कहा था। लेकिन क्या? उसने उत्तर दिया, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूँ, कृपया मुझे परेशान न करने का प्रयास करें। मैं हांफने लगा। इतना आक्रामक वाक्य मेरी आगे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बिस्तर पर जाने से पहले मैंने अपने मोमेंट्स पर पोस्ट किया। कैप्शन था हार्ट ब्रोकन, साथ में टूटे हुए दिल की तस्वीर भी थी। जियांग चुआन ने मुझे एक निजी संदेश भेजकर पूछा कि क्या हुआ, जबकि लियू चू इतना दुष्ट था कि उसने लगातार 1 दर्जन हा टिप्पणियां छोड़ दीं। अगली बार मैंने देखा कि लियू रुयान कार्यालय के पास एक कॉफी शॉप में थी। जब वह अंदर आई तो मेरी आंखें चमक उठीं। कुछ लोग अस्तित्व से ही परिदृश्य बन जाते हैं। मेरी नजरें उसका पीछा करती रहीं। शायद इसलिए कि मेरी नजर बहुत सीधी और तीव्र थी। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद लियू रुयान ने मुड़कर पीछे देखा, उसकी नजर बिल्कुल मुझ पर पड़ी। मैंने उसे एक उदार और उज्ज्वल मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अप्रत्याशित झलक दिखी और उसने विनम्रता से मेरी ओर सिर हिलाया। नमस्ते कहने या बातचीत करने के लिए आने का उसका कोई इरादा नहीं था। लियू रुयान को कॉफी लेने के बाद बाहर निकलते देख मैंने जल्दी से पुकारा, डॉक्टर लियू, यहाँ पर। मेरा हाथ हवा में लहराया, स्पष्ट और अनदेखा करना असंभव। लियू चू ने एक बार उल्लेख किया था कि उनकी मां का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था। जब जियांग के पिता ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला तो परिवार भेड़ियों और अंडरकरंट से घिरा हुआ था। इसलिए जियांग की मां ने कुछ वर्षों के लिए लियू रुयान को उसकी दादी के पास पालने के लिए छोड़ दिया। लियू चू ने कहा कि उन्होंने अपनी बहन से अधिक उचित और शिष्टाचार का सम्मान करने वाली महिला कभी नहीं देखी। भले ही उसे कोई पसंद न हो, फिर भी वह विनम्र चेहरा बनाए रखती थी। तो मेरी ओर से इस तरह के स्पष्ट अभिवादन के साथ लियू रुयान इसे अनदेखा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से एक क्षण की झिझक के बाद लियू रुयान ने दिशा बदली और मेरी सीट की ओर चल दी। मैंने उसे मुस्कुराते हुए आते देखा। मेरी हृदय गति फिर से नियंत्रण से बाहर होने लगी। लियू रुयान मेरे सामने बैठे, एक पल के लिए सोचा और बोले, मिस्टर पेई, हम फिर मिलेंगे। मैंने मुस्कुराया और उत्तर दिया, डॉक्टर लियू, हम वास्तव में किस्मत वाले हैं। डॉक्टर लियू, क्या आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है? मैंने पूछ लिया। उसने धीरे से उत्तर दिया, सिर्फ तरोताजा रहने के लिए। मैंने पूछना जारी रखा, क्या डॉक्टर बनना बहुत थका देने वाला है? मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। लियू रुयान और मेरे बीच बातचीत आगे पीछे होती रही, मेरे पूछने और उसके जवाब देने के साथ। वह मेरी कल्पना से भी अधिक शांत स्वभाव की थी। जाहिर है मैं उसके लिए सिर्फ एक अजनबी था, इसलिए मुझे उसे मेरे बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत थी। मैंने सक्रिय रूप से विषय की शुरुआत की, डॉक्टर लियू, आप शायद अभी तक मुझसे परिचित नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी छोटी बहन और जियांग चुआन के साथ 10 वर्षों से अधिक समय से घनिष्ठ मित्र रहा हूं। मुझे पता है, उसने धीरे से उत्तर दिया। मैं अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। इस समय लियू रुयान की उंगलियां काले कॉफी कप पर टिकी हुई थीं, जो उसके लंबे, पतले, सीधे और गोरे हाथों के विपरीत और उजागर कर रही थीं। जैसे कोई रूप और हाथों का दीवाना हो, मेरी निगाहें पूरी तरह से मोहित हो गईं। लियू रुयान ने अपनी कॉफी उठाई, एक घूंट लिया और कहा, मैंने आपके समूह की तस्वीरें देखी हैं। अतीत में हमारे करीबी दोस्तों का समूह अक्सर रात्रिभोज और यात्राओं के लिए बाहर जाता था और हमने वास्तव में कई तस्वीरें लीं। मैंने अपना चेहरा छुआ, गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ कि उसे कम से कम मेरे बारे में आभास हुआ। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, डॉक्टर लियू, आप मेरे लुक के बारे में क्या सोचते हैं? लियू रुयान, जो कॉफी पीते हुए नीचे देख रही थी, उसने अचानक मेरी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। मैंने अनुमान लगाया कि यह पहली बार था जब किसी लड़के ने उससे ऐसा प्रश्न पूछा था और उसे कुछ हद तक आश्चर्य हुआ होगा।
अपनी छोटी बहन के आकर्षक आकर्षण के विपरीत लियू रुयान की चेहरे की विशेषताएं और स्वभाव शांत और सुरुचिपूर्ण थे। उसकी आंखों में तीक्ष्ण और भेदने की शक्ति थी। मेरा फड़फड़ाता उत्तेजित हृदय धीरे धीरे उसकी दृष्टि के नीचे शांत हो गया। उसके इस तरह से घूरने से मुझे घबराहट होने लगी, इसलिए मैंने जल्दी से अपना कॉफी कप उठाया और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक बड़ा घूंट पी लिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद लियू रुयान धीरे से बोली, उसका लहजा अविश्वसनीय रूप से सौम्य था। अच्छी लग रही है। यह सब खत्म हो गया था। मेरा मन मेरे दिल की धड़कन की तेज आवाज के अलावा किसी और चीज से नहीं भरा था। उसका एक वाक्यांश गुड लुकिंग मेरे रूपरंग की उन सभी प्रशंसाओं से आगे निकल गया जो मैंने अपने पिछले 20 वर्षों में कभी नहीं सुनी थीं। मेरा चेहरा तमतमा गया और मेरी नजर अनायास ही लियू रुयान के होठों पर चली गई। वे अविश्वसनीय रूप से चुंबन योग्य लग रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया, जब तक कि पड़ोसी टेबल पर बैठे एक जोड़े की जोरदार बहस शुरू नहीं हो गई, जिसने मेरे भटकते विचारों को वास्तविकता में वापस ला दिया। बहस कर रही महिला ने अचानक उठाया। मेज पर रखा कप जोर से जमीन पर गिरा और एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरी दिशा में उड़ गया। लियू रुयान ने मेरे लिए इसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी भौहें थोड़ी सी झुकी हुई थी। धन्यवाद मेरे गले में अटक गया। मेरी पुतलियां सिकुड़ने लगीं जब मैंने देखा कि लियू रुयान की अनामिका और तर्जनी कटी हुई थीं और चमकीला लाल खून निकल रहा था। यही वह हाथ था जिसने छुरी पकड़ रखी थी। मेरा दिल तुरंत पसीज गया। लियू रुयान की चकित दृष्टि के तहत मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और 2 घायल उंगलियां अपने मुंह में डाल लीं। कुछ सेकंड बाद मैंने कांपते हुए उन्हें उगल दिया। मेरी आवाज कांप रही थी, जल्दी वापस अस्पताल जाओ और अपने घाव की जांच करो। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी नजर लियू रुयान की गहरी गहरी आंखों पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर चिपचिपा साफ तरल पदार्थ और लाल रक्त का मिश्रण था। उसने अपना हाथ पीछे खींचने से पहले कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा और मुझे शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ एक खरोंच है, मैं ठीक हूं। मैं अभी भी चिंतित था, इसलिए मैं खड़ा हुआ और उसे दूर खींच लिया। मैं उनके साथ अस्पताल जाना चाहता था, लेकिन लियू रुयान ने इनकार कर दिया। यह काम का समय है, आपको अपने कार्यालय वापस जाना चाहिए। जब हम चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने मुझसे वापस जाने को कहा। मैंने देर नहीं की, धन्यवाद कहा और उससे अलग हो गया। लियू रुयान ने मेरी आकृति को दूर जाते हुए देखा, फिर नीचे अपने हाथ की ओर देखा। उसने अपनी उंगलियां थोड़ी सी मोड़ लीं, उसकी आंखें हिल गईं। मैंने हर दिन लियू रुयान को संदेश भेजने पर जोर दिया और मैं अक्सर दोपहर के भोजन के समय उसके साथ मिलता था। हालांकि उनका रवैया हमेशा स्पष्ट और शांत था, जिससे मुझे असहाय हताशा और थोड़ा अवसाद का एहसास हुआ। मैंने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। कहने से पहले ही मैंने उनके विभाग में दोपहर का भोजन लाने के लिए एक दिन चुना। मैंने एक हाई प्रोफाइल प्रवेश किया, विशेष रूप से काला सूट पहनकर और अपने बालों को स्टाइल करके। मैं मुस्कुराया और लगभग हर आने जाने वाली नर्स और डॉक्टर से पूछा, हेलो डॉक्टर, लियू रुयान का विभाग कहाँ है? सभी की उत्सुक और गपशप भरी निगाहों के बीच मुझे लियू रुयान मिला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्षणिक स्तब्धता की झलक दिखी, लेकिन जल्दी ही दूर हो गई। तुम यहाँ क्यों हो? डॉक्टर लियू, चलो साथ में लंच करते हैं। मैंने टेकआउट कंटेनर उसकी मेज पर रख दिया। लियू रुयान ने भरपूर भोजन को देखा और कहा, तुम्हें मेरे लिए भोजन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे जवाब दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं यह करने को तैयार हूँ। यह सुनकर लियू रुयान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी नजर दरवाजे की ओर चली गई। मैं पीछे मुड़ा और पाया कि कुछ लोग प्रवेश द्वार के चारों ओर अपना सिर घुमा रहे थे। मेरी नजर पाकर वे अजीब ढंग से मुस्कुराए। मैंने मित्रतापूर्ण मुस्कान देते हुए कहा, सभी को नमस्कार। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, चलो नमस्ते। डॉक्टर लियू के लिए आप कौन हैं? उसका प्रेमी? आप दोनों कितने समय से डेटिंग कर रहे हैं? सबके सामने मैं लियू रुयान के करीब झुक गया और एक उंगली की चौड़ाई से भी कम दूरी पर पत्नी कहकर पुकारा। आमतौर पर शांत रहने वाली लियू रुयान की आंखें भावनाओं से छलक उठीं और उसने अपना चेहरा थोड़ा दूर कर लिया। दरवाजे के बाहर एक के बाद एक आश्चर्यचकित हांफने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। मैंने शरारती मुस्कान बिखेरी, जैसे कि मेरी शरारत सफल हो गई हो। मजाक कर रहा हूं, हम अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।
लेकिन अगर चीजें सुचारू रूप से चलती हैं तो आप सभी इस साल हमारी शादी की शराब पी सकेंगे। कृपया डॉक्टर लियू पर नजर रखने में मेरी मदद करें और किसी अन्य पुरुष को उसके करीब न आने दें। अपने सहकर्मियों के विरोध के बीच लियू रुयान खड़ी हो गई और दरवाजा बंद कर दिया। इसने बाहर की गपशप करने वाली आंखों को बंद कर दिया और मेरी बकवास को भी खत्म कर दिया। मैंने उसे चिढ़ाया, दरवाजा बंद करना बहुत अच्छा नहीं है ना? बाद में वे सोचेंगे कि तुम ऑफिस का रोल प्ले कर रही हो। तुम उस सफेद कोट में सुंदर लग रही हो। अंदाजा लगाओ, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं क्या सोच रहा था। मेरी नजरें सीधी उस पर टिक गईं। दरवाजे के हैंडल को पकड़ने वाला लियू रुयान का हाथ थोड़ा कड़ा हो गया। एक बार के लिए मैंने उसके कानों के सिरे पर गुलाबी रंग की लहर दौड़ती देखी। यह पता चला कि लियू रुयान इस तरह की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सदैव पर्वत के समान अटल नहीं थी। तुरंत मुझे उसके साथ और भी अधिक खेलने की इच्छा महसूस हुई। उसने मुझे समझाया, पेयू, तुम्हें अपना आचरण गरिमापूर्ण रखना होगा। विपरीत लिंग के प्रति इस तरह की बातें लापरवाही से मत कहो। जैसे ही लियू रुयान वहां से गुजरी, मैंने उसे पकड़ लिया। मेरा हाथ उसके हाथ को पकड़ने के लिए उसकी बाह से फिसल रहा था। वह सदमे से बेहोश हो गई। मैं थोड़ा मुस्कुराया। मैं यह बात सिर्फ तुमसे कहता हूँ, मैंने यह बात किसी और से कभी नहीं कही। बोलने के बाद मैंने इसका निरीक्षण करने के लिए लियू रुयान का हाथ उठाया। पिछला घाव बहुत पहले ठीक हो गया था। केवल 2 हल्के निशान रह गए थे जहां त्वचा ठीक हो गई थी। मेरी उंगलियां धीरे से उन 2 छोटे निशानों पर लगीं। लियू रुयान की झुकी हुई पलकें थोड़ी कांप गईं और उसने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने ठहाका लगाया, क्योंकि उसके उन हाथों को छूने का बहाना मिलना दुर्लभ था। इतनी खूबसूरत होते हुए भी वह मुझे खुद को छूने भी नहीं देती। लियू रुयान ने मेरी ओर देखा, फिर ठीक मेरे बगल में बैठ गया। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। मैंने उसे देखते हुए अपनी ठुड्डी अपने बाएं हाथ पर टिका दी। खाना खाते समय भी कोई इतना खूबसूरत और खूबसूरत कैसे दिख सकता है? उसके गुलाबी होंठ थोड़े से खुले और मेरे मुंह से अचानक निकला, लियू रुयान, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? लियू रुयान का हाथ, जो खाना उठा रहा था, जम गया। उसने तुरंत मुझे जाने का आदेश दिया। क्या तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए? इतना गंभीर, बिल्कुल भी मजा नहीं। मैंने मजाक करना बंद कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से खाने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठा ली। एक बार जब मैं समाप्त कर लूंगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। भोजन खत्म करने के बाद लियू रुयान ने मुझे 1 कप चाय सौंपी। उसने मेज साफ की और कूड़ा बाहर फेंकने के लिए ले गई। मैंने चाय का एक घूंट लिया और उसके कार्यालय का निरीक्षण करने लगा। मेरी नजर उसकी मेज पर रखी चीजों पर पड़ी और आखिरकार उसके लंबे कोट पर पड़ी। किसी समय कोट कुर्सी से चिपककर फर्श पर फिसल गया था। मैं खड़ा हुआ और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने एक काला कार्ड, डार्क नाइट काउंट कार्ड उठाया, मेरी निगाहें अचानक ठिठक गईं। मैंने कार्ड के चेहरे को घूर कर देखा। ऐसा लगा जैसे मुझे इस नाम के बारे में कुछ याद हो। मैंने इसे पहले कहाँ सुना था। इसलिए मैंने अपने फोन से एक तस्वीर ली और कार्ड वापस उसके कोट की जेब में रख दिया। लियू रुयान के लौटने का इंतजार किए बिना मैं जल्दी से चला गया, क्योंकि मुझे पहले ही याद आ गया था कि वह कार्ड क्या दर्शाता है। मेरे मस्तिष्क में सदमा और अविश्वास उमड़ पड़ा। ऐसा लगता था कि लियू रुयान उतना महान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैंने तुरंत फोन किया। दूसरी ओर से एक अधीर, आलसी पुरुष स्वर ने उत्तर दिया, क्या हो रहा है? मैंने पूछा, चेन, ये डार्क नाइट आपके परिवार की संपत्ति है ना? चेन, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। मेरा प्रश्न सुनकर उनका स्वर एकदम सन्न रह गया। आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। दूसरे पक्ष ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या वह ऐसी जगह है जहां आप बस जा सकते हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? मेरी जिद के आगे चेन ये को इस शर्त पर सहमत होना पड़ा कि उसे मेरे साथ आना होगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। डार्क नाइट एक निजी वीआईपी क्लब है। सदस्यता स्क्रीनिंग प्रक्रिया बेहद उच्च और जटिल है, जिससे आम लोगों के लिए इसकी एक झलक पाना भी लगभग असंभव हो जाता है। चेन ये के मार्गदर्शन में हमने मास्क लगाए और डार्क नाइट क्लब में प्रवेश किया। जैसे ही हमने निजी लिफ्ट में कदम रखा, नकाब के नीचे मेरे चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे थे,
मेरी दृष्टि में एक सफेद आकृति उभरी। वह आकृति वह थी जिसे मैंने अनगिनत बार देखा था। उस आकृति को देखते हुए यहाँ तक कि एक क्षणिक नजर से भी मैं उसे पहचान सकता था, यह लियू रुयान था। जब तक लिफ्ट के दरवाजे कसकर बंद नहीं हो गए तब तक मैं उसमें से बाहर नहीं निकला था। अटकलें एक बात थी, लेकिन वास्तव में इसे देखना एक और अवर्णनीय अनुभूति थी। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर रुकी और मैं चेन ये के पीछे पीछे एक बहुत बड़े निगरानी कक्ष में चला गया। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनों से भरी दीवार पर एक और बेतुकी और असाधारण दुनिया का पता चला। शानदार हॉल के केंद्र में एक मंच था जिसमें 18+ लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें सभी दर्शक अलग अलग मुखौटे पहने हुए थे। जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए उन्होंने स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के ऐसा किया। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुप्त शौक को शालीन दिखावे की आड़ में छिपाते हैं। चेन ये ने मुझे एक फाइल सौंपते हुए कहा, सदस्यों की निजी जानकारी अत्यंत गुप्त है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। जिस व्यक्ति की आप जांच करना चाहते हैं उसके पास सदस्यता कार्ड का उच्चतम स्तर है। बहुत से लोगों के पास यह नहीं है, और जिसने भी इसे प्राप्त किया है उसका मेरी मौसी के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। हालांकि अन्य चीजों का खुलासा नहीं किया जा सकता है, मैं आपको उसके चेक इन रिकॉर्ड और खर्च करने की आदतों के बारे में बताने के लिए एक अपवाद बना सकता हूं, लेकिन जहां तक बात है यही है। मैंने फाइल ली और उसे पलटा। लियू रुयान अक्सर यहां नहीं आते थे, लगभग महीने में एक बार। हर बार जब वह आती थी वह केवल अपने निजी कमरे में प्रदर्शन देखती थी और बिना किसी अतिरिक्त व्यवहारिक मांग या सामाजिक संपर्क के तुरंत बाद चली जाती थी। क्या वीआईपी कमरे में निगरानी है? मैंने पूछ लिया। वहां लिविंग रूम में है, लेकिन बेडरूम में नहीं, चेन ये ने उत्तर दिया। क्या मैं इसे देख सकता हूं? चेन ये ने शर्मिंदा भाव दिखाया, पेयू, यह मेरे परिवार का है, लेकिन यह मेरी चाची के नाम पर है। अगर मैं आज ऐसा करता हूं तो वापस जाने पर मुझे निश्चित रूप से डांट पड़ेगी। मैंने आह भरी, मेरा स्वर दुहखी था। जब हम बच्चे थे तो तुम डरपोक और बीमार थे, लगातार तंग किए जाते थे, और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता था। मैंने तुम्हारे लिए अन्य लड़कों से लड़ाई की और लगभग विकृत हो गया। मिडिल स्कूल में तुम्हें तैरना नहीं आता था। ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान तुम मछली पकड़ने के लिए अकेले ही नदी की ओर भागे और लगभग डूबते मरते बचे। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पाया और बचाया। इससे पहले आपको लियू चू पर क्रश था और आपने जियांग चुआन के साथ लड़ाई की थी। आपको इतनी बुरी तरह पीटा गया कि आप उठ नहीं सके, और यह मैं ही था जो आपको अपनी पीठ पर अस्पताल ले गया था। मैंने पिछले विवरणों को एक एक करके सूचीबद्ध किया। चेन ये ने अपना सिर पकड़ लिया और बार बार माफी मांगी, मेरा बुरा, मेरा बुरा। ठीक है, मैं समझ गया। आगे बढ़ो, देखो देखो देखो, मैं इस तरफ चीजों को संभाल सकता हूँ। मैं मुस्कुराया और उसके कंधे को थपथपाया, अच्छा दोस्त। चेन ये ने मुझे लियू रुयान के कमरे की छवि भी दिखाई। लिविंग रूम को प्राचीन और सुरुचिपूर्ण शैली में सजाया गया था। उसने अपने चेहरे के आधे हिस्से को ढंकते हुए एक काले रंग का मुखौटा पहना था, एक नरम गद्दे वाली लकड़ी की कुर्सी के पीछे झुक गई, एक शराब का गिलास पकड़ लिया और धीरे धीरे पी रही थी। यदि यह एक तरफा कांच की दीवार नहीं होती जो दिखाती कि वह क्या देख रही है, तो जो कोई नहीं जानता वह सोचता कि वह किसी उच्च श्रेणी के कला प्रदर्शन का आनंद ले रही थी। लियू रुयान इस तरह से बहुत अपरिचित थे। दिन में वह एक सुंदर और सौम्य महिला थी, रात होते होते वह पाप के गढ़ में गिर पड़ी। वह मूक और रहस्यमय रूप से खतरनाक दोनों थी, गहरे समुद्र का शासन, घने जंगल की समृद्धि और शीतलता। लियू रुयान को देखते हुए मैं अचानक उसकी आवाज सुनना चाहता था। इसलिए मैंने अपना फोन अपनी जेब से निकाला और लियू रुयान को फोन किया। स्क्रीन पर मौजूद महिला जवाब देने से पहले कुछ देर तक अपने फोन को देखती रही। स्पीकर से एक ठंडी महिला की आवाज आई, बोलो, लियू रुयान बोल रही हूं। क्या बात है? आप क्या कर रहे हो? एक प्रदर्शन देखना। कैसा प्रदर्शन? अगली बार हम इसे एक साथ देखेंगे। लियू रुयान ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब में पूछा, क्या आपके दिमाग में कुछ है? उन चीजों का सामना करते हुए जो वह कहना नहीं चाहती थी या नहीं कह सकती थी, उसने झूठ बोलना नहीं चुना बल्कि बचना चुना। मैं अचानक थोड़ा जिद्दी हो गया। अगर मैं दबाव डालता रहा तो क्या होगा? आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। यह किस तरह का प्रदर्शन है?
पक्ति के दूसरे छोर पर सन्नाटा था। स्क्रीन पर लियू रुयान की तर्जनी ने फोन केस पर हल्के से टैप किया। जब मैंने सोचा कि वह उत्तर नहीं देगी तो लियू रुयान ने शांत स्वर में कहा, प्रदर्शन कला। हाँ। मैं स्तब्ध रह गया। उसने इसे स्वाभाविक रूप से ऐसे ही कहा, बिना किसी छिपाव के, स्पष्टीकरण का एक शब्द भी नहीं। यह इतना स्पष्ट था कि मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। मैंने हकलाते हुए कहा, क्या तुम्हें यह पसंद है? हाल ही में कुछ ज्यादा ही सर्जरी हुई है। लियू रुयान ने विषय से हटकर उत्तर दिया। एक पल के लिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने आगे कहा, लंबे समय तक उच्च एकाग्रता के कारण मुझे थकान महसूस होती है। ये खूनी छवियां वास्तव में मुझे दबाव से राहत देने और मेरे दिमाग को आराम देने में मदद करती हैं। मेडिकल फाइलों के ढेर को हटाना। स्क्रीन पर उसने निरीक्षण करने के लिए अपनी आंखों के सामने एक हाथ उठाया और अंत में धीरे से उसे बंद कर दिया और नीचे कर दिया। लियू रुयान एक पल के लिए रुकी और सीधे अपना निष्कर्ष बताया, आध्यात्मिक रूप से दबाव मुक्त करने की आवश्यकता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका स्वर बहुत शांत था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अब मैं उसका रहस्य जान गया हूं। मैंने यह सब सुना और समझा, लेकिन इस समय मेरी भावनाएं कुछ जटिल थीं और उन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। एक पल के लिए मैं चुप हो गया। सदमा, घबराहट और दिल का दर्द, हर भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर भी अंत में मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई क्योंकि लियू रुयान ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने अपनी आत्मा का सबसे गहरा रहस्य मेरे साथ साझा किया था। सन्नाटा फैल गया और लियू रुयान ने सबसे पहले बात की, अपनी प्रारंभिक बातचीत पर लौटते हुए, क्या कोई कारण है कि आपने मुझे बुलाया? मैंने स्क्रीन पर लियू रुयान को देखा और सहज स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको बताना चाहता था कि आज रात की चांदनी खूबसूरत है। इस बार यह चंद्रमास का पहला दिन नहीं है, न ही बारिश हो रही है। चंद्रमा बहुत खूबसूरत है और मैं चाहता था कि आप भी इसे देखें। स्क्रीन पर लियू रुयान खड़ा हुआ और दूसरी खिड़की की ओर चला गया और उसे खोल दिया। वह थोड़ा झुकी और रात के आसमान की ओर देखने लगी। उसके चेहरे के बिना छाया वाले आधे हिस्से में एक अत्यंत सुंदर जबड़े की रेखा दिखाई दे रही थी। मैं चांद को देखता हूँ, वह सचमुच बहुत सुंदर है। उस दिन घर लौटने के बाद मैं पूरी रात जागकर सोचता रहा। इंसानों के वास्तव में कभी कभी कुछ अजीब शौक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुझे ताकझांक करना पसंद है और लियू रुयान कुछ अधिक अनोखे हैं। मेरा दिमाग दो छवियों से भरा हुआ था, दिन के समय में नेक और ईमानदार लियू रुयान और रात के अंधेरे में रहस्यमय और खतरनाक लियू रुयान। स्पष्ट रूप से वे एक ही महिला थीं, फिर भी वह दो अलग अलग व्यक्तित्वों में विभाजित लग रही थीं। उसने स्वीकार किया कि वह एस थी, लेकिन व्यवहार में वह एस नहीं थी, जिसे मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर सका। अगली सुबह मैंने लियू रुयान को एक संदेश भेजा, क्या आप एस हैं? नहीं। क्या आप एम हैं? नहीं। तो फिर तुम हो मानव। बातचीत की इस अवधि के बाद मुझे यह भी पता चला कि लियू रुयान में शुष्क हास्य का स्पर्श था। वह हमेशा से अकेली थी, शायद उसे यह भी नहीं पता था कि उसका रुझान क्या है या वह वास्तव में क्या चाहती है। 2 महीने तक उसका पीछा करने में सबसे बड़ी प्रगति उसके सबसे गहरे रहस्य को जानना था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह वास्तव में बहुत। चलो एक जुआ खेलते हैं, लेकिन आगे और पीछे का अनुमान लगाना इतना कष्टप्रद है, मैं अब और अनुमान नहीं लगाऊंगा। मैंने सीधे लियू रुयान को फोन किया और पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? एक लंबी खामोशी ने मुझे निराश कर दिया और मैं समझ गया। मैंने फोन रख दिया। यह बहुत कष्टप्रद था। मुझे उन ठंडे, अलग थलग किस्म के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। वैसे भी यह मेरी खोज का अंतिम चरण है और कोई परिणाम नजर नहीं आने के कारण पीछे हटने का समय आ गया है। मैंने एक संदेश तैयार किया और उसे भेज दिया, डॉक्टर लियू, मैं अब आपको पसंद नहीं करूंगा। मैं आपका पीछा करते करते बहुत थक गया हूं। चूंकि आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर आप मुझसे बड़े हैं और हमारे बीच वास्तव में एक पीढ़ी का अंतर है। मैं डेट के लिए किसी और को ढूंढने जा रहा हूं। अलविदा। संदेश भेजने के बाद मैंने सीधे लियू रुयान को ब्लैकलिस्ट कर दिया और हटा दिया। लियू रुयान से संपर्क न होने के 5वें दिन
मेरे परिवार ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था की। मैं तैयार हुआ और अपने परिवार द्वारा पेश की गई लड़की से मिलने गया। जानबूझकर पिछली बार की वही कॉफी शॉप चुनी। मेरी ब्लाइंड डेट पार्टनर की शक्ल अच्छी थी और वह अच्छी बोलती थी, लेकिन मुझे लगा कि वह किसी भी तरह से लियू रुयान से तुलना नहीं कर सकती। वह लियू रुयान जितनी लंबी, सुंदर या सुंदर नहीं थी। 10 मिनट से भी कम समय तक उसके साथ बैठकर बात करने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे एहसास हुआ कि लियू रुयान को छोड़कर मैं किसी अन्य महिला को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे शारीरिक रूप से हो या मनोवैज्ञानिक रूप से। इस विचार मात्र से ही मुझे घृणा होने लगी। मैं प्रवेश द्वार की ओर देखता रहा। लियू रुयान अभी तक क्यों नहीं आए? आमतौर पर अगर कुछ भी गलत नहीं होता तो वह इसी समय कॉफी खरीदने आती थी। मेरी उत्सुक प्रत्याशा के बीच लियू रुयान आखिरकार सामने आई। जैसे ही वह कॉफी शॉप में दाखिल हुई, उसने मुझे देखा और हमारी नजरें हवा में ही मिल गईं। मैंने शांति से अपनी नजरें हटा लीं और अपनी डेट पर मुस्कुराया। प्रोत्साहित होकर वह और भी उत्साह से बोली। अपनी आंखों के कोने से मैं लियू रुयान की हर हरकत पर नजर रखता रहा। मैंने इस बारे में एक भी शब्द दर्ज नहीं किया कि मेरे सामने वाला व्यक्ति किस बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। मुझे निराशा हुई। लियू रुयान अपनी कॉफी खरीदने के ठीक बाद चली गई। जैसे ही वह चली गई, मैंने तुरंत ब्लाइंड डेट खत्म कर दी। जैसे ही मैं कॉफी शॉप से बाहर निकला, लियू रुयान, जो बाहर इंतजार कर रहा था, ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उसका हाथ झटक दिया। माफ करें, मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर लियू, मैं व्यस्त हूँ, ब्लाइंड डेट्स में व्यस्त हूँ। मैं लियू रुयान की उदास निगाहों के नीचे अपनी ब्लाइंड डेट की कार में बैठ गया। कार की खिड़की से मैंने लियू रुयान को पीछे हटते हुए देखा जब वह मुड़ा और चला गया। ब्लाइंड डेट के बाद मैंने चेन ये को फोन किया। क्या आप अभी भी जीवित हैं? बकवास, यह युवा मास्टर लंबा जीवन जिएगा। पिछली बार मैंने तुम्हें भोजन दिया था, आज रात मुफ्त। मैं इसे तुम्हें पूरा कर दूंगा। ठीक है, आज रात मिलते हैं। उस शाम चेन ये और मैं एक चीनी रेस्तरां में मिले। उसका रंगरूप कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी मामी ने अभी अभी उपदेश दिया हो। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए मैंने पूछा, क्या आप ठीक हैं? चेन ये मेरे सामने बैठे बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? आप क्या सोचते हैं? हर उद्योग के अपने नियम और अखंडता होते हैं। मैंने नियमों को तोड़ा और डार्क नाइट की गोपनीयता से समझौता किया, इसलिए निश्चित रूप से मुझे दंडित किया जाना था। क्षमा करें, आपको बहुत परेशानी हुई। चेन ये ने मेनू पलटा और आलस्य से उत्तर दिया, कठिन नहीं, बस कठिन जीवन। जब हम खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, सामने दालान में एक बड़े निजी कमरे से कई लोग बाहर निकले। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर लियू, क्या वह आपका प्रेमी है? यह सुनकर लियू रुयान ने मेरी ओर देखा। उसकी नजर मेरे सामने बैठे चेन ये पर पड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चेन ये ने मेरी ओर देखकर आंख मारी। क्या वह वही है? मैंने सिर हिलाया। अच्छा स्वाद, लेकिन क्या आप उसके उस छोटे से शौक को स्वीकार कर सकते हैं? मैंने अभी तक उसे नहीं पकड़ा है, फिलहाल मैं पीछे हट रहा हूँ। चेन ये मुस्कुराए और सिर हिलाया। पेयू, तुम बुरे नहीं हो। क्या तुम्हें आग में कुछ ईंधन डालने के लिए मेरी जरूरत है? क्या? चेन ये ने अचानक मेरे होठों के कोने को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। पोंछने के बाद हम दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहे, साथ ही हमारी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लेकिन ये ट्रिक असल में काम कर गई। हमेशा शांत और आत्मनियंत्रित रहने वाले लियू रुयान ने मेरी ओर लंबे कदम बढ़ाए, मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे बाहर खींच लिया। लियू रुयान, मुझे जाने दो। लियू रुयान ने मुझे रेस्तरां के बगल में एक छोटी सी गली में खींच लिया और केवल तभी जाने दिया जब उसने मुझे बोलते हुए सुना। मैंने अपनी कलाई रगड़ी, जो पहले ही लाल हो चुकी थी। गली में कोई रोशनी नहीं थी, केवल बगल की इमारत की खिड़कियों से बची हुई रोशनी आ रही थी। हालांकि वहां एक धुंधला आभामंडल था, फिर भी वह अत्यंत अंधकारमय बना हुआ था। लियू रुयान ने अपनी आंखें मेरी लाल हो चुकी कलाई पर डालीं और मैंने उसे यह कहते हुए सुना, मुझे क्षमा करें। मैंने अंत तक ठंडा बने रहने का इरादा रखते हुए उस पर कोई ध्यान न देने का मन बना लिया। मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन इस बार लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया।
मेरा दिल धड़क उठा और एक सुन्न अनुभूति मेरी हथेली से सीधे मेरे दिल तक पहुंच गई। मैंने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। लियू रुयान, तुम आखिर क्या चाहते हो? जब मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागता था तो तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। अब जब मैंने तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है तो तुम दुखी हो। मंद रोशनी में लियू रुयान के चेहरे पर और भी अधिक उत्कृष्ट विशेषताएं दिखाई दीं। समोच्च प्रकाश और छाया की रूपरेखा उसकी सामान्य अलगाव से अलग थी, जो आक्रामकता की भावना दिखा रही थी। उसकी आमतौर पर शांत आंखें अब कुछ हठपूर्वक मुझे घूर रही थीं। मैंने उसे यह पूछते हुए सुना, आपने अपने आखिरी फोन कॉल के दौरान क्या कहा था? मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके तुरंत बाद क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्या उसमें इसे सामने लाने की हिम्मत है? क्या आप नहीं जानते कि मैंने क्या कहा? क्या तुम अब भी मुझे मेरे सामने अपमानित करना चाहते हो? मैंने नहीं उठाया। लियू रुयान के शब्दों ने तुरंत मेरा गुस्सा बुझा दिया। लियू रुयान का स्वर शांत था। हेई मेई क्यू ने गलती से उत्तर बटन दबा दिया। मैं उस समय बाथरूम में था। हेई मेई क्यू वह छोटा काला कुत्ता था। मैंने लियू रुयान को एकटक घूर कर देखा। मेरे दिल में बेतुका और अवाक दोनों महसूस हो रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद, मेरा लहजा अभी भी अप्रिय था तो क्या हुआ? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने जो संदेश भेजा था वह बहुत स्पष्ट था। आपका पीछा करना बहुत कठिन है। मैं अब आपका पीछा नहीं करना चाहता। मैं थक गया हूँ। आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं किसी और को पसंद करने लगूंगा। मैंने हमारे आपस में जुड़े हाथों को देखा और कहा, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की इजाजत नहीं है, जाने दो। लियू रुयान ने जाने नहीं दिया। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैंने एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई। रात के आसमान के नीचे लियू रुयान की आंखें शांत और गंभीर थीं। उसकी आवाज न तो हल्की थी और न ही भारी, लेकिन हर शब्द मुझ पर तब तक असर करता रहा जब तक कि मेरा सिर चकरा न गया। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं ईमानदारी से तुम्हारे सामने अपने रहस्यों का खुलासा नहीं करता। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं जुनूनी रूप से यह नहीं पूछता कि तुमने फोन पर क्या कहा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने पहले भी जवाब दिया था। इससे पहले कि मैं लियू रुयान के मैं तुम्हें पसंद करता हूं के सुखद आश्चर्य से उबर पाता, मैं उसके वाक्यांश पहले जवाब दिया से भ्रमित हो गया था। आपने कब प्रतिक्रिया दी? क्या मेरी याददाश्त चली गई है? क्या आपने मुझसे कबूलनामे के तौर पर आज रात चांद खूबसूरत है नहीं कहा? मैंने जवाब दिया, चांद वाकई खूबसूरत है। मेरी भावनाएं बहुत जटिल, अत्यंत जटिल थीं। अगली बार मैं ऐसी सूक्ष्म और उच्च कोटि की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति दोबारा नहीं करूंगा। आपने माफी मांगी? इसे कौन समझ सकता था? फिर तुम लगातार 5 दिनों तक मुझे ढूंढते हुए क्यों नहीं आए? लियू रुयान ने समझाया, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे उस रात एक जरूरी व्यापारिक यात्रा पर जाना था और मैं आज सुबह ही लौटा हूं। उन 5 बेचैन दिनों के बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। पता चला कि यह सब गलतफहमी थी। क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो? आमतौर पर आपका रवैया बहुत ठंडा रहता है। मैं संभवतः यह कैसे समझ सकता हूं कि चांद सुंदर है मतलब था। रुको, कौन? लियू रुयान मेरी कमर के चारों ओर अपने हाथ कसकर लपेटते हुए मेरी बाहों में आ गई। उसके सीने से आवाज निकली, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं अचानक चुप हो गया, चुपचाप उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। सुनसान गली में मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने लियू रुयान को गले लगाया और उसे याद दिलाया, इस बार तुमने पहले कबूल किया और तुम ही फिर से मेरा पीछा कर रही हो। मुझे इस पर 2 दिनों तक विचार करना होगा। जैसे ही लियू रुयान ने उत्तर दिया, मैंने एक धीमी हंसी सुनी। वह मेरे आलिंगन से बाहर निकली और मेरी ओर देखा, कुछ अवास्तविक महसूस कर रही थी। इस चेहरे को देखकर जिसके लिए मैं हर रात तरसता था, मुझे अचानक थोड़ी प्यास लगने लगी। लियू रुयान की ओर देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं अब तुम्हें चूम सकता हूं? लियू रुयान की आंखें चमक उठीं, फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने पंजों पर खड़ी हो गई और मेरे होठों को चूम लिया। उसके पीछे हटने से पहले यह सिर्फ एक हल्का स्पर्श था। असंतुष्ट होकर मैंने तुरंत उसका पीछा किया। कोई अनुभव न होने के कारण मैं केवल अनाड़ी ढंग से कुतर सकता था।
यह लियू रुयान का भी पहली बार था, इसलिए उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए मुझे पहल करने दी। वह कोमल और धीमी थी, फिर मानो अपनी लय पा रही हो। थोड़ी देर की अनाड़ी खोज के बाद उसने धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसका शरीर थोड़ा नरम हो गया, जिससे उसने अनजाने में अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। मैंने उसकी कमर को सहारा दिया। मेरी हथेलियां उसके कपड़ों के पतले कपड़े के माध्यम से उसकी त्वचा को छूते ही गर्म हो गईं। जब तक सांस फूलने का एहसास नहीं हुआ, उसने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई और तभी मैं पीछे हट गया। लियू रुयान की उंगलियां मेरे सूजे हुए लाल होठों पर पड़ी। उसकी सुंदर आवाज पूछ रही थी, भूख लगी है? चलो खाना खाए। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। लियू रुयान के साथ हमारे रिश्ते की पुष्टि करने के बाद मैं लगातार उससे चिपकी रही। खासकर उसे गले लगाना अच्छा लगा। हर बार वह मुझे लाड़ भरी लेकिन असहाय दृष्टि से देखती और कहती, पेयू, तुम बहुत बुरे हो। विवाह की प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद फादर लियू के जन्मदिन पर वह मुझे अपने परिवार से मिलवाने के लिए घर वापस ले गई। जियांग चुआन विशेष रूप से प्रसन्न था, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा खुश था। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, चिंता मत करो, तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुम्हें मेरी शादी में देखा था और तुम्हारे बारे में पहली ही अच्छी छाप छोड़ी थी। लियू चू ने भी मेरे प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की, आप अद्भुत हैं। आपने वास्तव में मेरी बहन, उस 10,000 साल पुराने हिमखंड को जीत लिया। फादर लियू का जन्मदिन साधारण था, बस एक आरामदायक पारिवारिक रात्रिभोज था। जब हम मिले तो मैंने अपने बगल के 3 लोगों को पिताजी माँ कहते हुए सुना। जब उनका अभिवादन करने की मेरी बारी आई तो मैंने फादर लियू की ओर देखते हुए कहा, पिताजी। कुछ देर के लिए दृश्य शांत हो गया और सबसे पहले जियांग चुआन जोर से हंसने लगा। लियू चू ने मुझे आश्चर्य से देखा और चिढ़ाया, तुम सचमुच अविश्वसनीय हो। मुझे थोड़ी देर से इसका एहसास हुआ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं लियू रुयान के करीब पहुंच गया। उसने धीरे से मेरी हथेली को दबाया। उसके होठों पर एक नरम गर्म मुस्कान खेल रही थी। फादर लियू मुस्कुराने और जवाब देने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए चौंके। फादर लियू के जन्मदिन के भोज में हर कोई बहुत खुश था, लेकिन मैंने एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया। जबकि लियू चू अपने माता पिता के साथ मजाक कर रहा था, जिससे दोनों बुजुर्ग लगातार हंस रहे थे, लियू रुयान चुपचाप देखता रहा। घर पर भी उसका वही उदासीन व्यवहार बना रहा। हालांकि वह बाहरी लोगों की तुलना में अधिक गर्म और कम दूर थी, फिर भी उसके और उसके माता पिता के बीच एक विनम्र दूरी थी, करीबी लेकिन अंतरंग नहीं। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन याद आया कि लियू रुयान अपने बचपन के दौरान लंबे समय तक अपने माता पिता से दूर पली भी थी। अपने स्वाभाविक रूप से अलग थलग व्यक्तित्व के कारण जब वह वापस लौटी तो उसने शायद कभी भी अन्य बच्चों की तरह खराब व्यवहार नहीं किया या नखरे नहीं दिखाए, स्वतंत्र रूप से और अपने दम पर उत्कृष्ट रूप से बड़ी हुई। मेरे दिल को उसके लिए बहुत दुख हुआ। रात के खाने के बाद बगीचे में टहलते समय मैं उसे कसकर गले लगाने से खुद को नहीं रोक सका। लियू रुयान ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या मैं ठीक आपके साथ नहीं हूं? फिर भी मुझे अब भी तुम्हारी याद आती है। बुरा मत मानना, वैसे भी मुझे तुम्हारी याद आती है। लियू रुयान मेरी बाहों में धीरे से हंसे, धीरे से मेरी पीठ थपथपाते हुए सांत्वना दी, नाखुश मत हो, मैं वास्तव में ठीक हूं। मैंने उसे जाने दिया और नीचे देखा। उसकी धारणा से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह ठीक ठीक जानती थी कि मेरे मन में क्या है। अगर वह कुछ नहीं कहती तो ठीक होता, लेकिन उसे यह कहते हुए सुनकर मुझे केवल यह महसूस हुआ, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मेरे दिल का अलग थलग फूल अब एक चिपचिपे लिन्हाई छोटे सफेद फूल में बदल गया है। लियू रुयान न जाने क्या करे, उसने धीरे से मेरे मुंह के कोने को चूम लिया। मुझे मुंह फुलाते देख वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और मुझे पानी की तरह कोमल चुंबन दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे दूर धकेल पाता, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। चुंबन अब कोमल नहीं था, बल्कि ज्वलंत इच्छा से भरा हुआ था। मुझमें विरोध करने की ताकत नहीं थी। गहन प्रेम ने मेरा खून खौला दिया और अधिक की लालसा की। जब हम अलग हुए, लियू रुयान ने चुपचाप मेरी ओर देखा। उसने धीरे से पूछा, क्या हम शादी पहले आयोजित कर सकते हैं? इसे जल्दी आयोजित करने के प्रस्ताव को बुजुर्गों ने खारिज कर दिया।
निर्धारित तिथि निकट भविष्य में पहले से ही सबसे अच्छा दिन थी और इसे थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि जबकि शादी पहले नहीं हो सकती थी, कानूनी तौर पर शादी हो सकती थी। घर जाते समय लियू रुयान के साथ विवाह प्रमाण पत्र पकड़कर मैं बेहद उत्साहित थी। मैं पूर्ण संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए बुकलेट में एक साथ हमारी तस्वीर को देखता रहा। हम बहुत अनुकूल और सुंदर दिखते हैं, वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी। मैंने इसे अपने मोमेंट्स पर पोस्ट किया और तुरंत नीचे बधाइयों की झड़ी लग गई। जियांग चुआन ने निजी तौर पर मुझे कई टिप्स संदेश भेजे और अंत में कहा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मैंने जो कुछ भी भेजा था उसे स्क्रॉल किया, कुछ देर तक उसे देखा और फिर लियू रुयान की ओर देखा जो गाड़ी चला रहा था। उसने मेरी तरफ हैरानी भरी नजर डाली। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर झिझकते हुए बोला, हाँ, क्या आप उन चीजों को देखना पसंद करते हैं? आप जानते हैं, उस पहलू में मैंने बेहद स्पष्टता से पूछा। लियू रुयान तुरंत समझ गए, मैंने उन्हें देखा है, लेकिन केवल जिज्ञासावश। मेरे पास वे विचार या इच्छाएं नहीं हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने राहत की सांस ली, फिर भी थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। लियू रुयान ने मेरी ओर देखा और कहा, यदि आप उत्सुक हैं तो मैं सीख सकता हूं। मेरा चेहरा लाल हो गया। उन बेतरतीब चीजों को कौन पसंद करता है? मुझे वे पसंद नहीं हैं, थोड़ी सी भी उत्सुकता नहीं है। लियू रुयान के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। उस रात मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि दर्द और खुशी दोनों का क्या मतलब होता है, जिससे मैं उसका मुंह ढकने से खुद को रोक नहीं पाई। जब मैंने बाद में उससे सवाल किया तो उसने अविश्वसनीय रूप से ईमानदार रवैये के साथ जवाब दिया और कहा कि यह मूड को बेहतर बनाने और पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतरंगता को बढ़ावा देने के तरीकों में से एक है। उसने कहा कि वह मुझे बेहतर अनुभव देने के लिए अभी भी इस पहलू के बारे में और सीख रही है। यहाँ तक कि मेरे जैसे मोटी चमड़ी वाले व्यक्ति को भी हार माननी पड़ी, पूरी तरह से बेजोड़। साइड स्टोरी, हमारी शादी के एक दिन बाद लियू रुयान के कमरे की सफाई करते समय मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। मैं तुरंत अध्ययन कक्ष की ओर भागा और लियू रुयान से सवाल किया, जो अपने कंप्यूटर को घूर रही थी, लियू रुयान, आपके पास मेरी ऐसी तस्वीर क्यों है जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे भी नहीं पता था? फोटो पकड़कर मैं लियू रुयान की मेज पर गया और उसे मजबूती से उसके सामने रख दिया। उसने फोटो को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे झुका लीं, उसकी निगाहों पर हल्की गर्माहट पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने ले लिया। फोटो में मैं एक खिले हुए मैग्नोलिया पेड़ के नीचे बैठा था, एक बड़ी नारंगी टैब्बी बिल्ली के अगले पंजे पकड़े हुए। मैं बिल्ली के बिल्कुल अवाक चेहरे को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से गर्म और सुंदर था। दरअसल मुझे इसकी धुंधली सी याद थी। 2 साल पहले लियूचू के जन्मदिन के दौरान मैं अपने दोस्तों के साथ उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए लियू परिवार की हवेली में आया था। मैं गलती से मैग्नोलिया पेड़ के साथ आंगन में चला गया था और सोती हुई नारंगी टैबी बिल्ली को देखा था। मैंने उसके पंजे पकड़ लिए और उसके साथ एक तरफा नृत्य किया। इसका स्वभाव बहुत अच्छा था, हालांकि अवाक रह गया। इसने मेरे साथ सहयोग किया। लियू रुयान के कमरे के ठीक सामने एक बड़ा मैग्नोलिया पेड़ खड़ा था। उसने वास्तव में मुझे केवल इस फोटो के माध्यम से नहीं, बल्कि बहुत पहले देखा था। लियू रुयान ने मुझे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और फुसफुसाते हुए कहा, दरअसल मैं ही वह थी जिसे सबसे पहले प्यार हुआ था। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यह पता चला कि जिस व्यक्ति से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, उसके मन में बहुत पहले से ही मेरे लिए गहरी भावनाएं थीं। फिर भी उसने मुझे कदम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खुद को शिकार के रूप में प्रच्छन्न किया। कितना चालाक, मधुर चेहरा लेकिन काले दिल वाला लियू रुयान है। 2 साल पहले मैग्नोलिया पेड़ के नीचे बिल्ली के साथ खुशी से खेलते समय मैंने अचानक नजर डाली और दूर तीसरी मंजिल पर खड़ी एक महिला की आकृति पर नजर डाली। हवा के कारण सफेद पारदर्शी पर्दे उड़ गए और मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। बाद में मुझे एक दोस्त ने बुलाया जो मेरी तलाश में आया था। मैंने उससे कहा, मैंने उस इमारत की तीसरी मंजिल पर खिड़की के पास एक युवा महिला को खड़ा देखा, लेकिन मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मेरे दोस्त ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, वह आंगन लियूचू की सबसे बड़ी बहन का है। मैंने जवाब दिया, सबसे बड़ी बहन? क्या यह अकादमिक प्रतिभा वाली लियू रुयान है? मैं पीछे मुड़कर देखने लगा।
लेकिन खिड़की वाला व्यक्ति पहले ही जा चुका था। मैंने मेज पर रखी तस्वीर उठाई। अतीत की धुंधली धुंधली यादें अचानक मेरे सामने तस्वीर के माध्यम से जीवंत रंगों में बदल गईं। प्रत्येक दृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया, एक सुखद आश्चर्य लेकर आया, मानो समय के माध्यम से यात्रा कर रहा हो। अंत